चीज़ों के बारे में। इनकैप्सुलेशन जो हमने अपने पिछले जो शुरू की 2-3 लेक्चर्स थे उसके बारे में इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की थी कि जो आपके पास पहले इससे प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी या C++ के अंदर आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। उसमें होता क्या है कि आपका डेटा कहीं और पड़ा होता है और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करने के लिए आपने फंक्शनैलिटी या फंक्शन लिखे होते हैं वो कहीं और पड़े होते हैं। तो एज सच देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द मेंबर फंक्शंस कि कौन से मेंबर फंक्शन इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। और जब ये चीज़ें इस तरह अलग-अलग पड़ी होती हैं तो उस चीज़ को समझना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को समझना और ये देखना कि डेटा जो है वो एक ऐसी स्टेट में रहे कि वो क्या नाम है ट्रूली रिप्रेजेंट करे आपकी रिक्वायरमेंट को जो आपने रिक्वायरमेंट के अंदर जो वैलिडिटी आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये आप फंक्शंस और डेटा को अलग-अलग रखेंगे तो वो इतना आसान नहीं होता उसको कैप्चर करना या हैंडल करना। तो करते हैं हम क्या है कि हम जो है वो जिस तरह हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर भी होते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उनके अंदर अपना वो डेटा पड़ा होता है, ठीक है? आप एक ही जगह उसका डेटा भी रख देते हैं और उसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी आपने अप्लाई करनी होती है, वो भी उसी तरह उस क्लास के अंदर हम रख देते हैं। तो एक क्लास हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स भी होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास के, तो उसके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि डेटा उसका क्या होगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो आप उनके मेंबर फंक्शंस के थ्रू जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के अंदर आप समझ लें कि एक कैप्सूल है, उसके अंदर आपने 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक जो है आपके पास डेटा मेंबर्स हैं, दूसरा आपके पास मेंबर फंक्शंस हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके हाइड कर दिया आपने आउटसाइड वर्ल्ड से। अब ज़ाहिर-सी बात है कि डेटा को आपने इनकैप्सुलेट तो कर दिया या जो आपने इन्फॉर्मेशन हाइडिंग तो इससे अचीव कर लिया। हमने ये देखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के क्या-क्या फ़वाइद हैं, वो तो हमने डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो डेटा है, ये आपने इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी आपने करनी होती है। वो प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेंबर फंक्शन लिखते हैं और कुछ उनमें से मेंबर फंक्शंस आप पब्लिक कर देते हैं। तो वो उस क्लास का या जो आपके पास एक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, उसका एक इंटरफ़ेस होता है। उस इंटरफ़ेस को यूज़ करते हुए आप अपने डेटा डेटा मेंबर्स को चेंज करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग भी इम्पोर्टेंट है। फिर इनकैप्सुलेशन अगर आपने कर दिया है और इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है, तो उसके लिए फिर आपने कुछ अ, एक इंटरफ़ेस भी प्रोवाइड करना होगा। तो हम अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स के अंदर देखेंगे कि हम किस चीज़ को इनकैप्सुलेशन कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्यों हम करना चाह रहे हैं और इसके साथ-साथ ही हम जो कुछ मेंबर फंक्शंस हमने पब्लिक डिक्लेयर किए होंगे, वो कैसे इंटरफ़ेस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उसके थ्रू जो है वो एक क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं जावा के अंदर और वो आपके पास पब्लिक है। पब्लिक का ये मतलब होता है कि एक चीज़ जो है वो आपने अवेलेबल कर दी है आउटसाइड ऑफ द क्लास एज़ वेल। क्लास के अंदर तो वो चीज़ मौजूद है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको आप आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, वो विज़िबल होगी, ठीक है? तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डॉट लिख के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जिसको आपने पब्लिक कहा होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड है, ये आपको एक्सेसिबिलिटी देता है विदिन द क्लास, ठीक है? और उसके साथ-साथ ही जो क्लास इस क्लास से इनहेरिट करेंगी, यानी कि जो इसकी सब क्लास या चाइल्ड क्लास होंगी, तो वो भी इस आपके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। प्राइवेट डेटा मेंबर का ये मतलब होता है कि हमने अगर डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, तो हम उस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास से बाहर उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? जिस तरह हमारे अपने जिस तरह हम इंसान अपने हमारी कुछ इनर थॉट्स होती हैं, हमारी अपनी कुछ थिंकिंग होती हैं, कुछ हमारा डेटा होता है जो हम अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं।
तो हम नहीं चाहते कि हम वो बाहर के लोगों के साथ जो है वो उसको शेयर करें। तो हम उस चीज़ को प्राइवेट रखते हैं, अपने अंदर समा के रखते हैं, और वो हमारी आउटसाइड ऑफ दी वर्ल्ड, जो हम अगर हम अपने आप को क्लास समझ लें तो इस क्लास से बाहर किसी और को वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने कौन से डेटा मेंबर्स को और कौन से मेंबर फंक्शंस को जो आपको लगता हो कि आप उनको हाइड करना चाहेंगे तो आप उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये कुछ उसकी सिंटैक्स के बारे में लिखा गया कि आप क्लास कीवर्ड है वो लिखते हैं, फिर क्लास डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद आप अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स बताते हैं और डेटा मेंबर्स जिस तरह डिक्लेयर करते हैं उनको आप वो आप बताते हैं। साथ साथ ही एक्सेस स्पेसिफाई यानी कि पब्लिक प्राइवेट वगैरह वो लिखते हैं, टाइप जो आपके डाटा मेंबर की होती है वो लिखते हैं, इंट स्ट्रिंग वगैरह जो भी आपने रखना है वो रखेंगे, और साथ ही फिर आप अपने वेरिएबल का नाम या मेंबर का नाम जो है वो डेटा मेंबर का वो डिक्लेयर कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। दी एक्सेसिबिलिटी रूल्स आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कि प्राइवेट किसके इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा मैं बता दूं, अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं किसी डेटा मेंबर के साथ या मेंबर फंक्शन के साथ, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो पैकेज बन जाएगा। पैकेज कीवर्ड नहीं, पैकेज इस केस में कीवर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस होगा वो पैकेज कर दिया जाएगा। उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगे उनको ये चीज़ अवेलेबल होगी जिसके साथ आपने कोई भी कीवर्ड पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नहीं लिखा होगा। अच्छा, अब एक्सेसिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि प्राइवेट जो है वो इनसाइड द क्लास विजिबल है, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड जिस चीज़ के साथ आप लिख देते हैं वो विद इन द क्लास, ऑल द थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तीनों की तीनों ये अवेलेबल हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ये विजिबल होती हैं। अच्छा, किसी और क्लास के अंदर, यानी कि आपने एक क्लास क्रिएट की, उसके अंदर आपने अगर किसी चीज़ को प्राइवेट रखा तो आप किसी और क्लास के अंदर उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, नो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ को प्रोटेक्टेड लिख दिया तो किसी और क्लास के अंदर आप इस एट्रीब्यूट को या इस मेंबर फंक्शन को जिसको आपने प्रोटेक्टेड का आप एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने एक ऐसी क्लास क्रिएट की है जो आपकी इस क्लास ऊपर वाली क्लास से इनहेरिट करती है, तो उस सब क्लास के अंदर आप उस प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक प्रोटेक्टेड का सब क्लासेस से होता है। जो चीज़ आपने पब्लिक कर दी है वो आप विद इन दी क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप किसी और क्लास के अंदर भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ समराइजेशन है, इन चीज़ों को हम अभी एग्जांपल्स के अंदर देख भी लेंगे। अच्छा, म्यूटेटर्स, एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स की बात की गई है, तो हम ये ज़रा देख लेते हैं कि लिखा क्या है। वी शुड ऑलवेज मेक ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स इन अ क्लास प्राइवेट, कि हमारे पास जितने भी डेटा मेंबर्स हैं हमें चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग को मद्देनजर रखते हुए एक सजेशन है कि हम उनको क्लास के अंदर प्राइवेट रखें। एंड देन वी शुड डिफाइन पब्लिक मेथड्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू दीस मेंबर्स। ठीक है, कि अगर हमने इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी है, इनकी वैल्यूज़ के चेंज करना है, या क्लास से बाहर इनकी वैल्यूज़ चाहिए, तो हम उनको बाहर प्रोवाइड करने के लिए या इनकी सेटिंग करने के लिए हम कुछ पब्लिक फंक्शन लिख लेंगे। वो फंक्शन जो है उनके थ्रू जो है बाहर का जो यूज़र है वो क्लास के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकेगा, क्लास के डेटा मेंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। तो इनको हम जो पब्लिक चीज़ें होंगी ये क्लास का इंटरफेस होगा, इंटरफेस के थ्रू हम क्लास के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एंड देन एक्सेसर जो लिखा हुआ, एक्सेसर मेथड्स अलाउ यू टू ऑब्टेन द डेटा। ठीक है, आप गेट, आप जिस तरह गेटर्स लिखते हैं उसके थ्रू आप एक क्लास के अंदर जो डेटा, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिस तरह गेट मंथ वगैरह, इस तरह के कुछ फंक्शन हमने लिखे भी थे। म्यूटेटर्स मेथड्स अलाउ यू टू चेंज द डेटा इन ए क्लास ऑब्जेक्ट। एक्सेसर्स के थ्रू आप उनको गेट करते हैं, यानी कि गेटर फंक्शंस, एंड म्यूटेटर्स मेथड्स अलाउ यू टू चेंज द डेटा इन अ क्लास ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह सेटर्स हम लिखते हैं, तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कुछ लैब एक्टिविटी के अंदर। तो लैब एक्टिविटी नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो लिखा हुआ है कि हमने द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास सर्कल। तो हमने एक क्लास सर्कल क्रिएट करनी है, और सर्कल के अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर होगा जो कि रेडियस है, उसकी टाइप हम इंटीजर
रख लेंगे। और हम चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग को इस्तेमाल करें और इनकैप्सुलेशन करें। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो इस तरह होती है कि आपने सर्कल की क्लास क्रिएट की, उसके अंदर आपने डेटा मेंबर रखा रेडियस, और उसी के अंदर बाकी सारे मेंबर फंक्शन भी आपने इकट्ठे करके रख दिए जो इस रेडियस के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो है प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करने के लिए, जैसे हमने अभी रिकमेंडेशन भी दी है कि आप अपने डेटा मेंबर्स को या इंस्टेंस वेरिएबल्स को जो क्लास के अंदर अवेलेबल हैं उनको आप प्राइवेट रखें। तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जो डेटा मेंबर है रेडियस, उसको हमने प्राइवेट रखा ताकि ये इस क्लास से बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल ना हो, विजिबल ना हो। हम इस रेडियस के अंदर कोई इनवैलिड वैल्यू जो है वो ना सेट कर सकते हो। तो मकसद इसका यही होता है कि इसकी जो स्टेट है हमने वो वेल डिफाइंड रखनी होती है, जो वैलिडेशन के थ्रू जो हमें पता होता है कि उसकी वैल्यू हमने सेट करनी है, हम सिर्फ वही अलाउ करते हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ अलाउ नहीं करते। इसके साथ साथ ही डेटा को हमने प्राइवेट रख दिया, और एक्सेस करने के लिए इस डेटा की इस क्लास से बाहर हम इस रेडियस की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो हम कुछ सेटर्स प्रोवाइड कर देंगे, और इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हम गेटर फंक्शन लिख लेंगे। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक हमने क्लास क्रिएट किया सर्कल, उसके अंदर हमने एक रेडियस डेटा मेंबर क्रिएट किया जिसको हमने एक्सेस स्पेसिफाई प्राइवेट रख दिया है। नाउ वी कैन नॉट एक्सेस दिस रेडियस डेटा मेंबर विदाउट आउटसाइड ऑफ दिस क्लास सर्कल, और विदाउट मेंबर फंक्शंस हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो हमें मेंबर फंक्शंस भी हमने कुछ प्रोवाइड करने हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करते हैं या लिखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर है सर्कल, इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो जैसे आपसे जिक्र किया था कि सर्कल जैसा कि नाम है इस कंस्ट्रक्टर का वो वही होगा जो आपकी क्लास का होगा। तो इस केस में हमारे पास क्लास का नाम सर्कल है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी जो है वो सर्कल होगा। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती है। और यूजुअली जो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट आप इस तरह लिखेंगे सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, C1 इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सर्कल जो है वो एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर है। इस सूरत में तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा सर्कल क्लास का। और सर्कल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो करता क्या है कि हमने इनिशियली रेडियस जो डेटा मेंबर है उसको हमने 7 की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है, ताकि आपके पास जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, अभी आपको यूजर ने सर्कल का रेडियस बताया नहीं होगा, तो आप इनिशियली उसको 7 वैल्यू असाइन कर देंगे ताकि उसके अंदर कुछ वैलिड वैल्यू हो, कुछ गॉर्बेज वैल्यू ना पड़ी हो। हम एक और हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी देख रहे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि मेंबर फंक्शंस, सर्कल भी एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, फिर भी एक मेंबर फंक्शन है। हम जिस तरह फंक्शंस की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, इस तरह कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो हमने एक और फंक्शन लिखा है सर्कल, एक और कंस्ट्रक्टर आ गया आपके पास। ये सर्कल जो है ये दूसरे सर्कल, जो पहला वाला सर्कल हमने मेंबर फंक्शन लिखा है कंस्ट्रक्टर, उससे कैसे चेंज है। अगर हम इसके आर्गूमेंट देखें तो इसके आर्गूमेंट 0 हैं, और इसके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स जो हैं वो 1 है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, और रेडियस की जो कोई वैल्यू आप उसको असाइन करेंगे, कोई रेडियस की वैल्यू आप प्रोवाइड कर देंगे, जो यूज़र जो भी सर्कल क्लास को इस्तेमाल करेगा वो इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो वो हम असाइन कर रहे हैं अपने एट्रीब्यूट रेडियस को। आर हमारे पास यूज़र हमें देगा, तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यूज़र स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि क्या वैल्यू होगी रेडियस की, तो हमने असाइन कर दिया अपनी तरफ से कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमारे पास एक रेडियस की वैल्यू आर, वो हमें यूज़र ने प्रोवाइड किया है, हम वो सेट कर रहे हैं अपने एट्रीब्यूट के अंदर। इसी तरह सेट रेडियस का फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास यूज़र एक रेडियस आर हमें प्रोवाइड करेगा कि भाई ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था सर्कल का, अब आप रेडियस की वैल्यू जो है वो ये सेट कर दें। तो हम जब भी चाहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर सर्कल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी भी वक्त हम उसके रेडियस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि रेडियस जो है वो प्राइवेट है, हम उसको इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते किसी और क्लास के अंदर। तो किसी और क्लास के अंदर रेडियस की वैल्यू सेट करने के लिए हम सेट रेडियस का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह अगर हमें ये चाहिए कि रेडियस एक सर्कल का ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये तो अगर हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि रेडियस की क्या है,
तो चूंकि रेडियस का जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है, हम उसको इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमने गेट रेडियस का फंक्शन लिखा। यूजर जो है वो सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट गेट रेडियस करेगा, तो जो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस की वैल्यू होगी जो कि हिडन है, गेट रेडियस के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। अब ये आपने ये चीज़ सामने रखनी है कि रेडियस की वैल्यू हम जो रिटर्न कर रहे हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू की एक कॉपी बन के कॉपी हम बनाएंगे और वो यूज़र को रिटर्न कर देंगे। अब अगर यूज़र उसको चेंज करता भी है तो ओरिजिनल जो हमारे पास रेडियस पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंज नहीं होता। तो ये एक चीज़ है आपके पास जो आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। फिर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर हम देखें तो ये कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर रहा है। और साथ साथ ही हमने कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्या करता है कि आपके पास एक टेम्परेरी वेरिएबल ए क्रिएट करता है जिसकी टाइप उसने रखी हुई है डबल। उसमें हम असाइन कर रहे हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर जो आपके पास फार्मूला होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने रेडियस कैलकुलेट किया, और हमने कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का जो फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर हमारे पास आउटपुट जो नजर आएगी, जो हमने ये ए कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, वो हमारे पास अपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के तौर पे आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ ही हमने एक और क्लास क्रिएट की जिसके अंदर हम सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन, उसके मेन फंक्शन के अंदर हमने सर्कल क्लास का ये पहली लाइन के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया सर्कल का। तो अगर आप देखें तो ये सर्कल सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगर आप देखें तो सर्कल ये फंक्शन कॉल करते वक्त हमने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, तो आपके पास ये पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला ये कॉल हो गया, क्योंकि इसको ये वही फंक्शन है जो हमने लिखा हुआ है जिसके आर्गूमेंट कोई नहीं है। और जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको भी हमने क्रिएट करते वक्त हमने रेडियस की वैल्यू नहीं बताई थी, तो रेडियस की वैल्यू उसके अंदर इनिशियली हमने 7 असाइन कर दी। तो इस सूरत में जो हमने सर्कल सी इज इक्वल टू न्यू सर्कल किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ विदाउट एनी आर्गूमेंट, और सी के अंदर जो रेडियस की वैल्यू पड़ी होगी वो 7 होगी जो हमने इनिशियली असाइन की है। अब हम चाहते हैं ये है कि हम इस सी की वैल्यू को चेंज कर दें, तो हम लिखा हुआ है C1 डॉट सेट रेडियस 5, तो हम सी ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस की वैल्यू जो है वो 5 सेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है कि ये C1 लिखा हुआ है और यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एरर आपके पास आएगा, आपने C1 को चेंज करके C कर देना है, जस्ट टू मेक इट श्योर दैट कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। आपके लिए कुछ इस तरह के प्रॉब्लम बीच में डाले होते हैं, और आपको यही मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि इन चीज़ों को कॉपी करें, ठीक है, या इन चीज़ों को सामने रख के अपने कुछ एग्जांपल्स लिखें और इन चीज़ों को एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास हमने रेडियस की वैल्यू 5 रख दी। अब हमने प्रिंट किया हुआ है सरकमफ्रेंस के फंक्शन को कॉल करते हुए, हमने लिखा हुआ है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल C1 इज C1 डॉट एरिया। ठीक है, तो ये अब एरिया के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हालांकि हमने एरिया के फंक्शन को नहीं लिखा हुआ, हमने गलत कॉल किया, तो हमारे पास एरर आएगा अगेन, ताकि आप जो है वो अपनी जो जहन है उनको खुला रखें, और जब इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें तो आपके पास एरर आए और उसको आप प्रॉपरली देखें, उनको चीज़ों को ठीक करें ताकि आपकी समझ के अंदर इजाफा हो। एरिया की जगह आपको सरकमफ्रेंस का कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन कॉल करना था, तो ये आपको C1 की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसी तरह हमने जो है C1 डॉट गेट रेडियस का फंक्शन कॉल किया हुआ है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे पास क्या गेट रेडियस का फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, और उसको हमने आर के अंदर स्टोर किया हुआ है। अगेन आई यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा हुआ है, इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर गलतियाँ की हुई हैं, होपफुली आप उन चीज़ों को ठीक करेंगे। साथ साथ जो हमारे पास आर आया रेडियस का, हमने भी 5 सेट किया था, तो C1 के अंदर रेडियस 5 पड़ा होगा, वो हमें रिटर्न करेगा आर के अंदर 5। हमने फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सर्कल C2 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। इस सूरत में अब वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ इंटीजर इंट। ठीक है, तो अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास इस क्लास के अंदर, सर्कल क्लास के अंदर, ये जो वाला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आपके पास कॉल करते वक्त एक आर्गुमेंट आ रहा है जिसकी टाइप इंट है, तो इस सूरत में अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक आपने C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या C क्रिएट किया, और दूसरा आपने C2 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया सेकेंड कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए। अब C2 के अंदर जो रेडियस पड़ा हुआ है वो 5 है,
अच्छा, वैसे ही हमने सेट रेडियस का फंक्शन कॉल किया, उसको फिर हमने 5 असाइन कर दिया रेडियस के अंदर। तो आप किसी भी वक्त रेडियस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, 5 करें, 6 करें, 7 करें, वट एवर यू वांट। तो वो उसकी वैल्यू जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर उसको सेट कर देगा। अब C2 के अंदर 5 है, तो जब आप उसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस का फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो यहाँ पे आपके पास जब फंक्शन कॉल होगा तो आपको वो रिटर्न करेगा डबल। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करेगा किस तरह कि आपने कहा कि C2 डॉट कैलकुलेट सरकमफ्रेंस। तो अब इस फंक्शन को कॉल किया गया। फंक्शन को जब कॉल किया तो उसमें आपके पास कैलकुलेशन किस तरह होगी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे भी ये बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय दिस डॉट रेडियस और मल्टीप्लाइड बाय दिस डॉट रेडियस। अब इस सूरत में कैलकुलेट सरकमफ्रेंस को हमने कॉल किया C2 के ऊपर, C2 डॉट कैलकुलेट सरकमफ्रेंस हमने लिखा है। तो C2 के अंदर जो रेडियस पड़ा होगा और दिस C2 को रेफर कर रहा है, तो C2 का जो रेडियस होगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, जो कि 5 है, और यहाँ पे भी 5। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो भी एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ भी आपने एक चीज़ जो रखनी है अपने जहन के अंदर कि यहाँ पे आप चीज़ को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन कॉल किया है और ये रिटर्न कर रहा है वॉइड, और आप यहीं पे सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जब आपने इन फंक्शंस को इस जगह पे और इस जगह पे कॉल किया हुआ है तो आपने प्रिंट किया हुआ है। अब ये आपने अपने पास चीज़ अपने जहन के अंदर रखनी है कि वॉइड को आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से कॉल नहीं करना चाहिए था कि कंकैटिनेट करते। एरिया का फंक्शन तो है ही नहीं है, कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन है, तो वो तो आपके पास इस तरह काम नहीं करेगा। वो रिटर्न करेगा वाइड, वो वैसे ही प्रिंट कर देगा सरकमफ्रेंस, यहाँ पे आपको वाइड रिटर्न करेगा। वाइड जो है वो आप प्रिंट नहीं करते ऐसे। तो इस एग्जांपल को आपने ठीक भी करना है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन है, सेट एंड गेट रेडियस का फंक्शन है, 2 कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, और ये कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन है, और एरिया का फंक्शन है ही नहीं है और वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। तो एनीवे इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो है ना वो एक लैब टास्क क्रिएट करते हैं, एक प्रोजेक्ट जिस तरह क्रिएट करते हैं उसको क्रिएट करते हैं। इस एक एग्जांपल को मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। लैब टास्क, चलें जितने भी बन जाएंगे उनके साथ साथ जो भी आपके पास है। अच्छा, ये फिल्टर हमें नहीं लगाना था, हम जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट की जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम आपने लैब टास्क, जो भी आपने रखना चाहते हैं प्रोजेक्ट का नाम वो रख लें। मैं सूरत में लैब टास्क 4 कर रहा हूँ इसको। तो मैं कोई भी मेन क्लास नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं खुद से बनाऊंगा सारी क्लासेस। अच्छा, अब एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ थी। सर्कल की क्लास आपने क्रिएट करनी है, तो इस पैकेज के अंदर आप अपने पास जावा क्लास ऐड करें जिसका नाम आप रखेंगे सर्कल फिनिश। अब हम इस क्लास के अंदर जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी उसको लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी राइटिंग एफर्ट्स थोड़ी कम हो। लेकिन यहाँ पे एरर काफ़ी सारे आने वाले हैं, क्योंकि पी प्राइवेट का पी बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल आपको नज़र आएंगे जो आपको ठीक करने पड़ेंगे। एनीवे ये हमने कर दिया। अच्छी बात ये है कि आप शुरू से जो है ना इसको कॉपी करें, बल्कि शुरू से ही जो है ना इसको खुद से एक एक लफ्ज़ लिखने की कोशिश करें। मेरे पास ज़रा टाइम कम होता है तो आपको ये जो करना है खुद से काइंडली कोशिश करें इसको लिखने की। इसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन और कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन जो है वो भी हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे। और आप देखें कि मैं भी इन सब चीज़ों को ठीक भी करूँगा, साथ साथ मैं इसका ऑटो फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे इंडेंटेशन करने में आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि खुद से उसने इंडेंटेशन कर दिया है। तो अब हम दूसरी क्लास इसके अंदर ऐड करते हैं। दूसरी क्लास का नाम रनर है इस सूरत में, तो ठीक है जी, रनर ही रख देते हैं। इसका नाम हम फिनिश कर देते हैं हम इसको, और इसको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे इसके अंदर हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर काफ़ी सारे एरर होंगे, वो आपको सारे
ठीक करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि पब्लिक का पी बड़ा उधर लिखा हुआ था। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे आपने सी क्रिएट किया, नीचे आपने C1 यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ये एरर है। वो कहेगा कि C1 क्या चीज़ है, तो यहाँ पे C को हम C1 कर देते हैं। दूसरा जो है, आपने ये जो C1 डॉट एरिया का फंक्शन कॉल किया, तो एरिया का फंक्शन आपने लिखा ही नहीं है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड एरिया। तो हम इसको कॉल करते हैं, इस फंक्शन को जो दूसरी क्लास के अंदर लिखा हुआ था आप सर्कल क्लास का, कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगेन वॉइड हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है और यहाँ पे हम कैलकुलेट एरिया का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं। अब ये है कि कॉल तो हो जाएगा, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड। वॉइड जो है वो एज सच आपके पास चीज़ जो है वो रिटर्न नहीं होती। तो ये थोड़ा सा, वो रिटर्न तो हो जाएगी लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ये डबल कोड जब आप कॉपी करते हैं थोड़ा सा मसला होता है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब एरर क्या आ रहा है, वॉइड टाइप नॉट अलाउड हेयर। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। बजाय इसका कि इसको आप कंकैटिनेट करें, इस तरह आप इसको नीचे अलग लाइन के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो ये इस तक लिखा आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है वो कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो उस फंक्शन ने सिस्टम डाटा आउट प्रिंट एलन किया हुआ था अपने अंदर। ठीक है, जिस तरह ये कैलकुलेट सरकमफ्रेंस के अंदर आपने ए कैलकुलेट किया और सरकमफ्रेंस लिख के आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 C1 हम यहाँ पे लिखते हैं C1 इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वो प्रिंट करेगा वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा, जो भी सरकमफ्रेंस होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो ये सरकमफ्रेंस इक्वल टू ये भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी जो है ना प्रिंट करते वक्त उधर बता रहे हैं कि जी ये सरकमफ्रेंस है। चलें जी, तो ये हो गया आपके पास, ये चीज़ ठीक होगी आहिस्ता आहिस्ता। अब हम दोबारा ये जो दूसरा नीचे हुआ है ये भी गलत हमने किया हुआ है, तो हम इसी तरह C2 डॉट कैलकुलेट सरकमफ्रेंस का फंक्शन नीचे कॉल करेंगे, बजाय इसके उसको आउटपुट करें। तो यहाँ पे हम C2 लिख देते हैं और यहाँ पे हम डबल कोट्स को दोबारा ठीक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कॉपी करते वक्त डबल कोट्स गलत तरीके से आ जाती हैं। चलिए ये ठीक हो गया, फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं और ये ठीक चलना शुरू हो गया। अब चूंकि इसके अंदर आपके पास मेन का फंक्शन भी मौजूद है, तो ये आपके पास ये क्लास जो है वो, जैसे ही मैंने ये मेन का फंक्शन प्रॉपरली लिखा तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन आइकन बन गया इस फाइल के नाम के साथ, फाइल के आइकन के साथ। तो एनीवे हम इसको सिंबल सा बन गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लैब टास्क नंबर फॉर्म, आउटपुट आपके पास नीचे वाली विंडो में आती है जैसे आपको पता है। पहले कंपाइल करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, क्लीन बिल्ड मैंने प्रेस किया था, तो ये अब मैं रन करता हूँ। रन करते वक्त तो मुझसे पूछ रहा है कि आप मेन क्लास रनर है, तो इसके अंदर एक ही क्लास है जो कि मेन रनर है, उसके अंदर मेन फंक्शन लिखा हुआ है। तो जी बिल्कुल यही हमारी मेन क्लास है। अब हमने C1 जो कैलकुलेट किया था तो उसका सरकमफ्रेंस 78.5 आया और C2 क्योंकि दोनों के रेडियस जो है आपके पास 5 थे। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पे हमने C1 डॉट सेट रेडियस किया, रेडियस को हमने प्राइवेट रखा हुआ था। अब हम उसको C1 के अंदर जो रेडियस पड़ा हुआ है वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, वो कोई और क्लास है और ये कोई और क्लास है। ये रनर क्लास है, रनर क्लास के अंदर हम सर्कल क्लास का जो C1 डॉट रेडियस है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको देखने के लिए अब मैं देखते हैं C1 डॉट, जैसे ही मैं लिखूंगा तो जो चीज़ें मैं इधर एक्सेस कर सकता हूँ मैं वो मुझे वो नज़र आ रही है। तो मैं अगर R लिखता हूँ तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इसको देखने के लिए अगर मैं उसको पब्लिक कर दूं तो क्या वो एक्सेसिबल होगा, मैं प्राइवेट की जगह यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे उधर जब मैं लिखूंगा C1 डॉट R तो आपके पास रेडियस आ रहा है। अब मैं उस चीज़ को एक्सेसिबल कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक है। तो चूंकि वो हमने प्राइवेट रखना है, हमारी रिक्वायरमेंट है अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी इंफॉर्मेशन हाइडिंग से रिलेटेड, इसलिए हम इसको प्राइवेट रखते हैं। और इसको चेंज करने के लिए, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम इसका सेट रेडियस का फंक्शन हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे
और इसकी वैल्यू को इस जगह से मतलब किसी और क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए हम गेट रेडियस का फंक्शन लिखेंगे। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं C1, तो C1 डॉट सेट रेडियस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को C1 के अंदर जो रेडियस है उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं रेडियस के एट्रीब्यूट को। इसी तरह C1 डॉट कैलकुलेट सरकमफ्रेंस, ये हमने उसके इंटरफेस प्रोवाइड किया है क्लास का, जिसके थ्रू हम जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जब हमें वो कहेगा कि मेरा सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें, तो जो उसके अंदर रेडियस की वैल्यू है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने फार्मूला लिखा और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह हमने अब हम इस तरह करते हैं कि C1 डॉट गेट रेडियस, जिस तरह आपको आउटपुट यहाँ पे दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो हम इसको जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 की जगह 10 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हम दोबारा इसको क्लीन एंड बिल्ड करके रन करते हैं। तो अभी आप देखें कि आपके पास पहले वाले के लिए 78.5, जब आपके पास रेडियस की वैल्यू 5 थी, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपने दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त कॉल करके क्रिएट किया, उसका रेडियस आपने 10 रखा, उसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करके प्रिंट की जो फंक्शन के अंदर हुआ है, तो आपके पास 314.0 आ गया। तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने इसके अंदर जो एग्जांपल के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे वो भी आपसे डिस्कशन कर लिया। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।